गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। इंडियन बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पारितंत्र। पारितंत्र पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो जीव विज्ञान के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 एडी में, मतलब ईस्वी में किया। ठीक है। और ये जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, वह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा से। बहुत सारे बच्चों से हमने कई बार पूछा कि अच्छा ठीक है, जीव विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया? तो उन्होंने बताया लैटिन भाषा का है। तो नहीं, ये गलत है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो बना है बायो प्लस लॉजी। ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, कोई जिसमें जीवन हो, जीवित। और लॉजी का बना है एक शब्द से लॉगस, जिसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवों की जब बात आती है तो जीव के अंतर्गत हम एनिमल्स को भी रखते हैं, जंतुओं को भी रखते हैं, साथ ही साथ पौधों को भी रखते हैं। ठीक है। दोनों को हम जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो जीव के जो लक्षण होते हैं, दोनों उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुख्य अध्याय पर, जिसका नाम है पारितंत्र। पारितंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। पारितंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्या कह रहा है कि जैविक, ऐसा जीव शब्द कुछ उसमें आ रहा है। ठीक है। तो जो जैविक घटक होता है उसमें क्या होता है, अधिकतर पेड़ पौधों, जंतुओं को, इन सबको या सूक्ष्म जीवों को इसमें रखा गया है। इसमें जो पहला जो इसके जो अलग अलग जैविक घटक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादक। ठीक है। उत्पादक क्या होते हैं? किसी पारितंत्र में उत्पादक उन जीवों के समूह को कहते हैं जो भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, मतलब भोजन को बनाते हैं। इसमें उदाहरण क्या होगा? हरे पौधे। और उत्पादक को ही क्या हम कहते हैं? प्रथम पोषी स्तर। पारितंत्र का प्रथम पोषी स्तर। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है ये। ठीक है। उत्पादक। तो उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं तो उपभोक्ता जो होता है वो द्वितीय पोषी स्तर के जंतु होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। और उपभोक्ता भी कई प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है। इस तरह से अलग अलग लेवल्स के ये होते हैं। अब इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता वह होगा जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होगा। ठीक है। एक बार और ध्यान सुन लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता वह होगा जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होगा, मतलब जो पेड़ पौधों को खाता होगा। और पेड़ पौधों को कौन जो खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु, जैसे हिरन वगैरह हो गए। ठीक है। हिरन हो गए, बकरी हो गई, ये सब। द्वितीयक जब उपभोक्ता की बात करते हैं तो वह उपभोक्ता, ठीक है, जो भोजन के लिए किस पर निर्भर हो? प्राथमिक उपभोक्ता पर, मतलब जो हिरन पर, बकरी पर, इन सब पे निर्भर हो, जो शाकाहारी जंतु हैं उनको ग्रहण करके, मतलब वह जो है पोषण करता है। तो इसमें क्या होगा? मांसाहारी जंतु। जैसे मान लीजिए बकरी है, बकरी को कोई भेड़िया खा गया, शेर खा गया, इस तरह से। ठीक है। तृतीयक में है कि जो द्वितीयक
उपभोक्ता को खा जाए, वो तृतीय। जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन प्लांट से उत्पादक हो गया, ठीक है, उसको किसी बकरी ने खाया तो वो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को किसी भेड़िए ने खाया, वो द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िए को किसी शेर ने खा लिया तो शेर क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तीसरा जो आता है यह है अपघटक। तो अपघटक बहुत महत्वपूर्ण एक मतलब कह लीजिए उसका भाग है, घटक है, कंपोनेंट है, जिसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं कवक और बैक्टीरिया, मतलब कवक एवं जीवाणु। अब ये करते क्या है, तो ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को अपघटित करने का कार्य करते हैं, और इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पदार्थों का चक्रण। जैसे आप सभी लोगों ने नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र ये सब पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है, पदार्थों का पुनः चक्र, मतलब मृदा से पदार्थ आया पौधों में, जब पौधा डेड हुआ फिर वही पदार्थ फिर मृदा में गया, फिर ऐसे रिटर्न आता रहा, तो उसका जो होगा एक उसका जो बैलेंस अमाउंट होगा हमारे पर्यावरण में वो बना रहता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन, अपघटक। अब पारतंत्र में जब हम ऊर्जा के प्रवाह की बात करते हैं तो पारतंत्र में सदैव, ये नियम कभी बदलता नहीं, पारतंत्र में सदैव ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, एक दिशा में होगा। कैसा होगा, एक दिशा में होगा। मतलब कैसे होगा, पहले उत्पादक को जाएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे एक दिशा में जाएगा। और एक और चीज है, ऊर्जा की जो मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा इसके पास रहेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादक के पास, इसके पास उससे कम, इसके पास उससे कम, ऐसे जैसे जैसे कोशीय स्तर बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा जो ट्रांसफर ऊर्जा है, ठीक है, उसकी जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, ऊर्जा का क्षरण होता है, ऊर्जा कम होती जाती है। पारतंत्र का जो अध्याय है आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और इससे ये आप लोग मान के चलिए कि एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न और एक अति लघु उत्तरी प्रश्न, एक लघु उत्तरी प्रश्न और कम से कम 2 या 3 बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा पूछ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पारतंत्र शब्द किसने दिया, ठीक है, या ऐसे पूछा प्रथम कोशीय स्तर में कौन आता है, ठीक है, ये सब तरह के क्वेश्चन। या ऊर्जा, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, पहला विकल्प एक दिशीय, दूसरा है 2 दिशीय, तीसरा है, ठीक है, दोनों प्रकार से, चौथा है कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होता है। दूसरा यहाँ पर एक शब्द दिया गया है खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार पूछा गया इसमें अंतर। खाद्य पहले पढ़ेंगे हम, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है, उसमें क्या होता है, सभी पदार्थ, सभी जीव क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, वो सूर्य से ऊर्जा लिया, ऊर्जा लेकर के उस ऊर्जा को यूज करते हुए उसने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, ठीक है, भोजन को बनाया। उस पौधे को किसी जो है उपभोक्ता ने खा लिया, शाकाहारी, तो वो क्या हुआ, उसके पास गया, ठीक है, फिर थर्ड जो है तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरह से, मतलब द्वितीयक और तृतीयक ऐसे होता है। तो इसमें क्या है, खाद्य जाल में क्या होता है कि किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में हमेशा क्या होती है, जीवों की संख्या खाद्य जाल की अपेक्षा कम होती है। क्या कहा हमने कि खाद्य श्रृंखला में हमेशा जो जीवों की संख्या है वो खाद्य जाल से कम होती है। खाद्य जाल की जब बात करते हैं तो कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में मिलने से, खाद्य जाल का निर्माण होता है।
ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। दूसरा जो है अगर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं कि पारतंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक पारतंत्र होता है जो स्थलीय होता है, दूसरा होता है समुद्री होता है, और तीसरा होता है मानवनिर्मित। पहला क्या है मैंने बताया, स्थलीय, दूसरा जलीय, तीसरा मानवनिर्मित। स्थलीय में जब हम बात करते हैं तो स्थलीय जैसे घास का मैदान है, ठीक है, तो ये क्या है, स्थलीय। कोई वन है तो वो भी क्या है, स्थलीय पारतंत्र है। कोई वन का क्षेत्र है, जंगल है, ठीक है, घास के मैदान है बड़े बड़े, ठीक है। दूसरा जो है वो है जलीय। जलीय में भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है स्वच्छ जलीय, एक होता है समुद्री। समुद्र में समुद्र का जल जिसमें जो खारा होता है, काफी उसमें NaCl की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वहाँ का पारतंत्र थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, तो क्या हो गए, समुद्री पारतंत्र। ठीक है, और जलीय अगर इसकी बात करें स्वच्छ जलीय की, तो स्वच्छ जलीय पारतंत्र में आते हैं नदी, ठीक है, कोई पॉन्ड्स हुआ, तालाब हुआ, तो वो स्वच्छ जलीय पारतंत्र के उदाहरण है। मरुस्थलीय जब पारतंत्र की बात करते हैं तो ये क्या है, रेगिस्तान। क्या है, रेगिस्तान की बात करता है। रेगिस्तान अगर आप कभी राजस्थान वगैरह गए होंगे तो रेगिस्तान में जो होता है वहाँ की वनस्पतियां अलग होती हैं, पेड़ पौधे अलग होते हैं, जंतु भी अलग होते हैं, उनके लक्षण अलग होते हैं, वहाँ का मौसम आपको अलग दिखाएगा, तो वो एक अलग सा पारतंत्र हो गया। ठीक है, एक होता है मानव निर्मित। जैसे हम एक अगला जो प्रकार है पारतंत्र का वो है मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे जो मनुष्य द्वारा बना है, जैसे मान लीजिए कोई घास का कोई फसल किसी व्यक्ति ने लगा दी अपने खेतों में, तो उससे भी एक पारतंत्र बना, वहाँ पानी है, मृदा है, पेड़ पौधे हैं, कुछ वहाँ कीड़े हैं, कुछ एनिमल्स अदर हैं, वो सब मिलकर एक पारतंत्र बनाते हैं। इसमें आपका गार्डन भी हो सकता है, गार्डनिंग आप करते हैं, कुछ सब्जी आप लगाते हैं, तो वो भी क्या है, मानव निर्मित है। एक चीज आपको और याद रखना है कि प्रत्येक पारतंत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, और प्रत्येक पारतंत्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं और वनस्पतियां होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया बोर्ड परीक्षा। अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो ये कई बार परीक्षा पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अगर आप CUET जैसे एग्जाम देते हैं और बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, BSc वगैरह में, ठीक है, जैसे BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, वहाँ एडमिशन होता है तो एक एग्जाम होता है CUET। किसका होता है, CUET, ये है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। इसका एग्जाम होता है, तो आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बायो लेंगे, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं, तो इससे बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, अगर ये शब्द पूछा जाए किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक है चार्ल्स एल्टन। उन्होंने क्या किया, 1927 में पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड शब्द का प्रयोग किया। ये क्या होते हैं, पिरामिड, जैसे आप इस तरह का जो शेप देख रहे हैं, ये पिरामिड, जैसे मिस्र वगैरह में आप देखें इस तरह से पिरामिड होते हैं। ठीक है, कि उसका जो बेस होता है वो काफी चौड़ा होता है और जो अपेक्स वाला होता है वो थोड़ा तिकोना होता है। ठीक है, इस तरह पिरामिड में क्या करते हैं कि अलग अलग पोषी स्तर के जंतुओं को हम रख करके विभिन्न आधारों पर उनको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि संख्या के आधार पे हम उनका
उनको रखें, ठीक है। अलग अलग पारितंत्र में इसको हम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए घास के मैदान में संख्या के हिसाब से करें तो किस हिसाब से आएगा, उत्पादक कितने हैं, तो उत्पादक हमेशा ज़्यादा होंगे, इस तरह से। अगर पारिस्थितिक पिरामिड की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है जैव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव भार का पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। आपको एक बिंदु इसमें याद रखना है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो सीधा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। अब बच्चे पूछते हैं सर क्यों उल्टा नहीं होता है, इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि सबसे अधिक जो ऊर्जा रखता है वो कौन रखता है? उत्पादक। उससे कम ऊर्जा रहता है उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, उससे कम तृतीयक उपभोक्ता। तो हमेशा ऊर्जा क्या है? घटते हुए रूप में रहती है, ठीक है। उत्पादों को सबसे अधिक मिलेगी, उपभोक्ता को उससे कम, सबसे टॉप उपभोक्ता को, सबसे उच्च उपभोक्ता को उससे भी सबसे कम मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग वीडियो को हमेशा जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।